आज हम लोग प्रोबेबिलिटी सेकंड पार्ट का रिवीजन करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। एडिशन थ्योरम हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखी थी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने देखी थी। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या बोलती है? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का कंसेप्ट है कि ए इंटरसेक्शन बी हम लोगों ने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में निकाला था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी एज हैपेंड इक्वल्स टू probability of A intersection B upon probability of B। तो A intersection B यानी A and B की probability को हम लोग क्या लिख सकते हैं? probability of B into probability of A given that B हो गया। A given that B हो चुका है तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी रिजल्ट को मल्टीप्लिकेशन थ्योरम बोलते हैं। मतलब यार रिजल्ट पे रिजल्ट, रिजल्ट पे रिजल्ट, रिजल्ट पे रिजल्ट मिलते जाएंगे, बट आप अगर सिंपल कॉमन सेंस यूज करते हैं, कॉमन सेंस यूज करके आप किसी भी क्वेश्चन को विदाउट दीज थ्योरम्स हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। ये चीज आप ध्यान रखिए, ठीक है। बस थोड़ा बहुत कंसेप्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। इनका नाम पे मत जाइए कि किस थ्योरम को क्या बोलते हैं, कौन सी थ्योरम। आप तो बस उसका कंसेप्ट सीखिए कि वो कंसेप्ट जो है वो क्या है। यानी यहां पर अगर मैं बात करूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए भी हुआ है और बी भी हुआ है, A एज वेल एज B दोनों हुए ना भाई। A इंटरसेक्शन B का मेरे दोनों का कॉमन पार्ट हो गया। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं कि सर प्रोबेबिलिटी ऑफ द A, प्रोबेबिलिटी ऑफ A, तो सर प्रोबेबिलिटी ऑफ A तो कम होना चाहिए, जो सॉरी ज्यादा होना चाहिए A इंटरसेक्शन B से। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कि A हो गया गिवन दैट B हैज हैपेंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ A सॉरी B भी हुआ है, B भी हुआ है गिवन दैट A हो गया, यानी ए और बी दोनों हो गए। सिंपल सी बात ये है, ठीक है। इसको हम लोग आगे जनरलाइज भी कर सकते हैं। जनरलाइज कैसे कर सकते हैं? A1 A2 A3 सोच लीजिए, n इवेंट्स है, m इवेंट्स है। तो अब अगर मैं वैल्यू निकालूं A इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 एंड सो ऑन, ये वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं है, ये चीज और आप ध्यान रख लीजिए, नॉन जीरो नंबर है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ A1, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 दैट A1 हो गया, यहां तक की बात ये होगी। फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 गिवन दैट A1 और A2 दोनों हो गए। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ A4 गिवन दैट A1 A2 A3 तीनों हो गए, एंड सो ऑन। इसको mth टर्म तक हम लोग ले जा सकते हैं। क्वेश्चन से इसको बहुत प्यार से हम लोग समझ पाएंगे। लाइक यहां पर देखिए, ए बैग कंटेन 12 आइटम्स, एक बैग में 12 आइटम्स है जिनमें 4 डिफेक्टिव है, 4 डिफेक्टिव। 3 आइटम आर ड्रॉन 1 by 1, 4 आइटम हम लोगों ने सॉरी 3 आइटम ड्रॉ किए 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 3 आर नॉन डिफेक्टिव। तीनों के तीनों क्या है? नॉन डिफेक्टिव। अब तीनों के तीनों नॉन डिफेक्टिव है, एक के बाद में एक हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। तो सबसे पहले सर मैं पहला आइटम अगर लेता हूं तो उसके नॉन डिफेक्टिव होने का चांस क्या है? 8 by 12। अब ये तो फर्स्ट का हो गया ना भाई। अब प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड जो है वो नॉन डिफेक्टिव है गिवन दैट फर्स्ट भी नॉन डिफेक्टिव था, वो हमारे को लिखना पड़ेगा। तो भाई यहां पर देखिए 8 by 12 है। अब सेकंड के नॉन डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? फर्स्ट नॉन डिफेक्टिव, यानी ये प्रोबेबिलिटी यहां से अफेक्ट हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा? 7 नॉन डिफेक्टिव बचे, 11 टोटल बचे, ये आ गया, ठीक है। फिर थर्ड में क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी दैट थर्ड इज नॉन डिफेक्टिव गिवन दैट फर्स्ट नॉन डिफेक्टिव है, सेकंड नॉन डिफेक्टिव है। मतलब फर्स्ट भी ओके है, सेकंड भी ओके। अब थर्ड के ओके होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो 8 by 12, 7 by 11। अब जो है नॉन डिफेक्टिव 6 रह जाएंगे, टोटल कितने हैं? 10 है। तो ये अल्टीमेटली रिजल्ट कितना आ जाएगा? 14 by 55। बहुत सिंपल रिजल्ट है, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है? आपको फॉर्मूले पे मत जाइए, सिंपल लॉजिक लगा के सॉल्व करेंगे तो आप इजीली कर पाएंगे। डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इवेंट्स। डिपेंडेंट का मतलब क्या होगा? एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। डिपेंडेंट का मीनिंग क्या हो गया? कि दो इवेंट जो एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट की कोई लेना देना ही नहीं है, कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं। लाइक अगर मैंने एक कॉइन थ्रो किया एंड एक मैंने डाई थ्रो किया, अब डाई पे मान लीजिए कि 5 आ गया, डाई पे मान लिया 5 आ गया। अब 5 आने का कॉइन थ्रो किया, उस पे हेड आने या 10 आने से कोई लेना देना है क्या? हेड आने या टेल आने से कोई लेना देना है क्या भाई? यस और नो? कोई लेना देना नहीं है। यानी वो दोनों इवेंट क्या हो जाएंगे? वो दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट इवेंट हो जाएंगे। दोनों इवेंट क्या हो जाएंगे? नेक्स्ट एग्जांपल है,
नेक्स्ट की हम लोग बात करते हैं, मान लीजिए दो अपने पास में इवेंट है, दो इवेंट मैंने डिफाइन कर दिया, अभी जस्ट हम लोगों ने एक एग्जांपल किया था कि फर्स्ट जो है फर्स्ट डिफेक्टिव निकले, फिर सेकंड डिफेक्टिव निकले, तो अब पहले के होने पे सेकंड डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा। मान लीजिए कि पहला अगर डिफेक्टिव निकल गया तो दूसरा जो है नॉन डिफेक्टिव निकले, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 8/11। पहला अगर नॉन डिफेक्टिव निकला तो दूसरा नॉन डिफेक्टिव निकले, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 7/11। तो मतलब सेकंड इवेंट जो है वो फर्स्ट इवेंट पे डिपेंड कर रहा है, सच इवेंट्स आर नोन एज डिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, तो दो टाइप के इवेंट है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। ठीक है भाई, तो लेट देयर बी एन एक्सपेरिमेंट, लेट ए एंड बी जो दो है अलग अलग इवेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने देखा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज हैपेंड इट इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताइए, क्या मैं इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बोल सकता हूं क्या? भाई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आप लगा रहे हो कि प्रोबेबिलिटी दैट ए गिवन दैट बी हो गया। अब ए की प्रोबेबिलिटी पे बी का होना या नहीं होना तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि ए इज इंडिपेंडेंट ऑफ बी। ए जो है वो बी से इंडिपेंडेंट है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज हैपेंड, इसको मैं बोल सकता हूं इंडिपेंडेंटली, इट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। दिस इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन टू फाइंड या टू डिटेक्ट या टू आइडेंटिफाई इंडिपेंडेंट इवेंट। तो इंडिपेंडेंट इवेंट निकालना है अगर हमारे को, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हम लोग बोल सकते हैं। दो अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। मान लीजिए कई बार क्या होता है, कई बार क्या आपको देखने को मिलेगा कि लॉजिकली हमारे को ऐसा लगेगा कि यार ये तो डिपेंडेंट इवेंट है, लेकिन वो मैथमेटिकली इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं। तो आपको हमेशा मैथमेटिकल रिजल्ट ही अप्लाई करना है, यानी टू चेक वेदर इवेंट्स आर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। काफी कंफ्यूजन होता है इस चीज में बच्चों को, तो सबसे बढ़िया तरीका है आप भूल जाइए, उसकी डेफिनेशन सब छोड़िए, अगर ये डेफिनेशन फॉलो हो रही है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो हम सीधा क्या बोल देंगे, दीज इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इवेंट। अगर मान लीजिए ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो ए नॉट बी नॉट, ए बी नॉट एंड ए नॉट बी, ये भी क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट्स ही हो जाएंगे। मान लीजिए एक डाई आपने थ्रो किया, अभी मैं थोड़ी देर पहले बात करता, एक कॉइन हम लोगों ने थ्रो किया, साइमल्टेनियसली दोनों को थ्रो किया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट डाइस शोज अप कंपोजिट फेस आया डाइस पे, कॉइन के ऊपर जो है वो क्या आ गया, एंड यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है भाई, तो यहां पर दो इवेंट में बोल रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसको मैंने ए इवेंट बोल दिया, इसको मैंने बी इवेंट बोल दिया। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा। कंपोजिट नंबर आए, कंपोजिट नंबर क्या क्या होगा, अगर 1 2 3 4 5 6 के मैं बात करूं, 4 and 6 टू कंपोजिट नंबर्स आर देयर, ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। वहां पर टेल है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, इंडिपेंडेंट इवेंट है तो दोनों काम एक साथ हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/6 हो जाएगी। एडिशन थ्योरम फॉर 3 इवेंट्स के लिए एडिशन थ्योरम की अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने पहले भी देखा था, सेट थ्योरी में आप लोग इसको पढ़ते भी हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी और सी भी इसको बोल सकते हैं, या अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट, तीनों में से एटलीस्ट वन इवेंट अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट ए बी और सी। ठीक है, लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऐसा काम क्यों करा भाई हम लोगों ने, ये आपको समझ में आएगा, सेट थ्योरी में पूरा का पूरा ये चीज बताई जाती है। 3 इवेंट हम लोगों ने ले लिए, यहां पर मान लीजिए कि ए बी सी आर 3 न्यूज़पेपर्स फ्रॉम द सिटी। किसी सिटी में ए बी और सी 3 न्यूज़पेपर है, 25% पॉपुलेशन, 25% लोग जो है ए को रीड करते हैं, 20% बी को पढ़ते हैं, 15% लोग सी को पढ़ते हैं।
16% पीपल ऐसे हैं जो A एंड B दोनों पढ़ते हैं, 10% ऐसे हैं जो B एंड C पढ़ते हैं, 8% A एंड C पढ़ते हैं, 4% ऑल 3 को पढ़ते हैं। फाइंड द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द A, B और C। तो आपको बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B यूनियन C फाइंड आउट करना है। इट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A, ये फॉर्मूला बस हमने लगा दिया। ये हमारे को प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन है, B गिवन है, C गिवन है, A इंटरसेक्शन B भी गिवन है, B इंटरसेक्शन C, सारी की सारी वैल्यूज आपको गिवन है। जस्ट आपको फॉर्मूले में पुट करना है, अप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा अपने आप। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम हमारे को क्या बोले, लेट देयर बी एन रैंडम एक्सपेरिमेंट। कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट है, E1 E2 E3 एंड सो ऑन, En उसके जो है पॉसिबल आउटकम्स है जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है एंड एग्जॉस्टिव भी है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या हो जाएगा, उनमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, कोई कॉमन सैंपल पॉइंट नहीं है, या उनका इंटरसेक्शन लोगे तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। एंड एग्जॉस्टिव भी है, ठीक है। अब एक आर्बिट्री हम लोगों ने इवेंट ले लिया, सैंपल स्पेस ऑफ द अबाव, ठीक है भाई। ये इस तरीके से, ये E1 E2 E3, अब मैंने एक नया जो है एक इवेंट बनाया जो कि इन सबका कॉम्बिनेशन में बोल सकता हूं, या इन सबका कुछ कुछ पार्ट हम लोगों ने ले लिया। अब हमारे को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बताना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, यानी मैं इस पार्ट में आ गया। अब इस पार्ट में ए के होने की प्रोबेबिलिटी निकाल दो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट E1 ऐसा पढ़, ठीक है। अब ये तो इतना सा पार्ट आ गया कि नहीं आ गया भाई, ये इतना सा पार्ट, ये तो इतना सा पॉसिबिलिटी देगा ना भाई। E1 की प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने निकाली, अब A हुआ है, गिवन दैट E1 हो गया, उसकी प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगी, यानी इस चीज की हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी निकाली। फिर इसकी भी हम लोग निकालेंगे, इस वाले पार्ट की, तो इसका मतलब हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A E2 में, एंड E2 हुआ है उसकी भी आप प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, एंड सो ऑन। तो इसको हम लोग बोलते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। इसको ऐसे भी जज कर सकते हैं, A इंटरसेक्शन E1, A इंटरसेक्शन E2, A इंटरसेक्शन En एंड सो ऑन, और इसका रिजल्ट ये हो जाएगा। लाइक दो मशीन्स है A एंड B, प्रोड्यूस रेस्पेक्टिवली 60% एंड 40% ऑफ टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन अ फैक्ट्री। किसी फैक्ट्री में जो भी आउटकम उनका बना रहे हैं वो लोग मिलके, तो मशीन A जो बनाती है 60% बनाती है, मशीन B जो बनाती है वो 40% बनाती है। इसमें भी ध्यान रखना, फॉर्मूले पे मत जाइए, सिंपल सोचिए, लॉजिकल सोचोगे तो प्रोबेबिलिटी अपने आप सॉल्व हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस लॉजिकल सोचने से ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू फॉर्मूले में घुसने पे। तो फॉर्मूले तो मैं आपको बता ही रहा हूं, लेकिन साथ ही साथ मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूं कि इनमें आप क्या काम किया कीजिए, इनमें आप लॉजिकल ज्यादा सोचा कीजिए। परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव आउटपुट ऑफ दीज मशीन्स आर 2% एंड 5%। ये जो है 2% डिफेक्टिव आइटम देती है और ये 5% डिफेक्टिव आइटम देती है। अब एक आइटम हम लोगों ने सेलेक्ट किया, ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट कम्स डिफेक्टिव, द आइटम इज डिफेक्टिव। अब आपके पास में दो मशीन है, इवन मैंने बोल दिया कि आपने मशीन ए का आइटम उठाया, 60% चांस है, यानी उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0.6 हो जाएगी। E2 मैंने बोल दिया, बी मशीन वाला प्रोडक्ट आपने उठाया, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 0.4 हो जाएगी। ए इवेंट मैंने बोल दिया, ड्रॉइंग ए डिफेक्टिव आइटम, एक डिफेक्टिव आइटम आप ड्रॉ कर रहे हैं, तो ए नोट क्या हो जाएगा, ड्रॉइंग ए नॉन डिफेक्टिव आइटम, ठीक है भाई। अब आप ये बताइए, ड्रॉइंग ए डिफेक्टिव आइटम को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ड्रॉइंग ए डिफेक्टिव आइटम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन ए हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, इन सबको सिंप्लीफाई करोगे, इट विल बी इक्वल टू 0.032। बेस थ्योरम, बेस थ्योरम के ऊपर बेस बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ क्वेश्चंस बन जाते हैं, कई बार क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। तो इसका देख लेते हैं हम लोग। लेट देयर आर एन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। मान लीजिए कि एन इवेंट्स है जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है एंड एग्जॉस्टिव इवेंट है, ठीक है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से ये तो हमारे को समझ में आ गया था, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाली थी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विथ इवेंट E1 हमारे को निकालना है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए E1 इज हैपेंड, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन ए गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या। नेक्स्ट है बेस थ्योरम। मान लीजिए किसी एक्सपेरिमेंट के
एन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट है E1, E2, E3 एंड सो ऑन EN। एग्जॉस्टिव भी है, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव भी है। और इवेंट ए जो है वो इनमें से किसी के साथ भी आकर हो सकता है। एक इवेंट हम लोगों ने डिफाइन करा, लाइक टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में देखा था ना हम लोगों ने, उसी तरीके से। अब हमारे को बोला गया कि इवेंट ए आकर हो गया, इवेंट ए आकर हो गया। नाउ यू हैव टू फाइंड दैट ये आकर जो हुआ है वो EI में हुआ है, यानी एक तरीके से अपने को निकालना है EI की होने की प्रोबेबिलिटी गिवन दैट ए आकर हुआ है। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा भाई, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग हो जाएगा EI इंटरसेक्शन A अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A। एंड इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A, EI हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A। ये टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से हम लोग देख ही सकते हैं कि इसकी वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी। तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ EI गिवन दैट A हैज हैपेंड, ये कितना हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ EI गिवन दैट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमारे को बताना है कि A हो गया। अब EI के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, EI के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ये तो अपना क्या है EI इंटरसेक्शन A, और ये क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटरसेक्शन A अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A, तो ये वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके ऊपर बेस्ड एग्जांपल। बैग A कंटेन्स 3 व्हाइट 2 ब्लैक बॉल्स। बैग A में 3 व्हाइट है 2 ब्लैक बॉल्स है, ठीक है। बैग B में 2 व्हाइट एंड 2 ब्लैक बॉल्स है। 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम A, इसमें से एक बॉल हमने एक रैंडम निकाली है एंड ट्रांसफर टू B, और B में ट्रांसफर कर दी। 1 बॉल इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम B, फिर B में से एक बॉल निकाली और हमारे को पता चला कि ये बॉल जो है वो व्हाइट बॉल है, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट ट्रांसफर्ड बॉल इज व्हाइट, जो हम लोगों ने ट्रांसफर करी थी वो बॉल क्या है, व्हाइट है। तो इवेंट हमने डिफाइन कर दिया E1 कि ट्रांसफर करी हुई बॉल व्हाइट है। E2 हमने डिफाइन कर दिया ट्रांसफर करी हुई बॉल जो है वो ब्लैक है। फिर यहां पर हमने एक इवेंट W डिफाइन कर दिया कि जो B में से अपन ने बॉल ड्रॉ करी है वो व्हाइट बॉल है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितनी हो जाएगी 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितनी हो जाएगी 2/5। 3 व्हाइट बॉल है, टोटल 5 बॉल है, 3/5। E1 का मतलब हो जाएगा A से व्हाइट बॉल ट्रांसफर करने की प्रोबेबिलिटी 3/5। E2 का मतलब हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 का मीनिंग हो जाएगा ब्लैक बॉल हमने ट्रांसफर करी होगी। 2 ब्लैक बॉल्स आर देयर, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 2/5 हो जाएगी। नाउ प्रोबेबिलिटी कि B में से हमने व्हाइट बॉल निकाली such that E1 has happened such that हमने पहले A में से B जो बॉल ट्रांसफर करी थी वो व्हाइट बॉल है। तो जरा ध्यान से समझना भाई, यहां पर मान लीजिए कि अगर मैंने एक व्हाइट बॉल ट्रांसफर करी जो E1 वाला इवेंट है उसके हिसाब से, तो व्हाइट बॉल अगर ट्रांसफर करी तो यहां पर क्या कॉम्बिनेशन हमारे पास में हो जाएगा 3 व्हाइट एंड 2 ब्लैक बॉल हो जाएगी क्या। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल्स गिवन दैट E1 हैज हैपेंड इट विल बी इक्वल टू 3/5, ठीक है। अगर आपने E2 इवेंट करवाया, E2 इवेंट अगर हुआ है, यानी हमने कौन सी बॉल ट्रांसफर करी है, हमने ब्लैक बॉल ट्रांसफर करी है। सो हियर वी विल हैव 3 ब्लैक बॉल्स 2 व्हाइट बॉल्स। अब व्हाइट बॉल ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ W गिवन दैट कंडीशनल दैट E2 हैज हैपेंड इट विल बी इक्वल टू 2/5। अब हमारे से क्या पूछा है, हमारे से पूछा है कि ट्रांसफर करी हुई बॉल जो है वो व्हाइट है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। यानी हमारे को क्या निकालना है भाई, यानी हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट E1 हैज हैपेंड, E1 के होने की प्रोबेबिलिटी गिवन दैट W हैज हैपेंड, यानी ये हमारे को निकालना। बेस थ्योरम इसमें हमने लगा दी, आंसर कितना आ जाएगा 9/13 आ जाएगा। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम की हेल्प से कैसे हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, बस आपको डायग्राम बनाना है, यू विल गेट द आंसर। डायरेक्ट इसको एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। अ बॉक्स कंटेन 3 कॉइन्स, एक बॉक्स में 3 कॉइन है। फर्स्ट ए है, ए कॉइन नॉर्मल कॉइन है, कॉइन बी है डबल हेडेड यानी दोनों साइड में उसके हेड है। तीसरा कॉइन जो है वो बाइस्ड कॉइन है, वेटेड कॉइन है। इसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। अब कॉइन को हमने एक कॉइन रैंडमली सेलेक्ट कर लिया, रैंडमली सेलेक्ट करके उसको टॉस किया। एक कॉइन रैंडमली सेलेक्ट किया, उसको टॉस करा तो पता चला कि वो हेड है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो जरा ध्यान से देखिए भाई, ए मैंने सेलेक्ट किया होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3।
या बी लिया होगा इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3, सी लिया होगा इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3। अब हमारे को क्या चाहिए, यहाँ पे पहला जो कोइन है, ए जो कोइन है वो नॉर्मल कोइन है, तो उसमें टेल भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है, दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/2। ठीक है। बी जो है डबल हेडेड कोइन है, तो उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी तो 1 होगी, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। और जो थर्ड वाला कोइन है जिसको वेटेड कोइन हमने बोला है, सी कोइन है, उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/3 एंड टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 2/3। अब आपको क्या पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या होगी, तो आप यहां पर मार्क कर लीजिए हेड कहां पे अपने को दिख रहा है, और उसे रिवर्स ऑर्डर में जाएंगे तो यहां पे हेड हमारे को कब मिल सकता है, ए सेलेक्ट करें और उसमें हेड आ जाए, बी सेलेक्ट करें और उसमें हेड आ जाए, सी सेलेक्ट करें और उसमें हेड आ जाए, तो 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/2, 1/3 इंटू 1 हो जाएगा, 1/3 इंटू 2/3 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी की, यानी ज्योमेट्रिकल फिगर्स का जहां पर इन्वॉल्वमेंट है, इस टाइप की प्रोबेबिलिटी हमारे को देखना है, ज्योमेट्रिकल फिगर्स का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, मान लीजिए कि एक पॉइंट हम लोगों ने ले लिया सर्कल में, a point is taken in a circle of radius r, find probability that point is closer to center as compared to circumference। सर्कमफेरेंस के कंपैरिजन में पॉइंट जो है वो सेंटर के पास में है, तो ये सर्कल मैंने बना दिया। अब सर्कल जो है पॉइंट हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो सेंटर के पास में कब आएगा, मान लीजिए रेडियस में ड्रॉ कर रहा हूं, तो ये r/2 अगर यहां पे इस वाले एरिया में होगा, r/2 रेडियस वाले एरिया में होगा तो सेंटर के पास में होगा, इसके बाहर अगर हुआ तो सर्कमफेरेंस के पास हुआ। तो एक तरीके से सैंपल स्पेस यानी हम कहीं से भी पॉइंट ले सकते हैं, कितना एरिया हो जाएगा πr², फेवरेबल एरिया कितना हो जाएगा πr/2 स्क्वायर, तो प्रोबेबिलिटी दैट पॉइंट इज क्लोजर टू सेंटर ये कितनी हो जाएगी 1/4 हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल स्टैटिस्टिक्स जैसा ही है, या इनफैक्ट मैं बोलूं स्टैटिस्टिक्स ही है, बिल्कुल स्टैटिस्टिक्स ही है। ये जो है पार्ट जेई मेन में पूछा जाता है, एडवांस में नहीं पूछा जाता है, एडवांस में इससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स। ठीक है, तो यहां पे हमारे को बोला गया कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स क्या है, कि यहां पे इफ इट कैन टेक्स फाइनाइट वैल्यूज, कुछ रैंडम वेरिएबल्स जो अगर फाइनाइट वैल्यूज ले सकते हैं तो उनको डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स हम बोलते हैं। लाइक एक एक्सपेरिमेंट हुआ, एक्सपेरिमेंट में आपको बोला गया कि आपको 3 कार्ड रिमूव करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे रैंडम वेरिएबल हम लोगों ने ले लिया, रैंडम वेरिएबल इस तरीके से डिफाइन कर दिया। रैंडम वेरिएबल हमने डिफाइन किया नंबर ऑफ किंग्स ड्रॉन, तो नंबर ऑफ किंग्स को हमने x बोल दिया या xi बोल दिया, तो कितने कितने किंग हो सकते हैं, किंग कैन बी 0, 1, 2 एंड 3। ठीक है, इनकी फ्रीक्वेंसी इनकी प्रोबेबिलिटी हम उस तरीके से निकाल लेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 किंग आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 48/52। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, डेटा बनाएंगे, फिर उसका मीन निकालेंगे, फिर उसका वेरिएंस निकालेंगे, टाइप इसी टाइप की चीज है। ठीक है, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में क्या है कि जो रैंडम वेरिएबल है वो एक कंटिन्यूअस लिमिट के बीच में आता है। लाइक अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, किसी क्लास के स्टूडेंट की हाइट या वेट की बात करता हूं मैं, तो हाइट अगर मैं बोलूं तो मान लीजिए हाइट जो है वो 140 to 150 सेंटीमीटर है। ठीक है, 150 to 160 सेंटीमीटर है, 160 to 170, तो ये एक तरीके से हमने xi डिफाइन कर दिया। इनकी फिर हम लोग प्रोबेबिलिटी डिफाइन कर देंगे और फिर इसका मीन निकाल लेंगे, वेरिएंस निकाल लेंगे एंड लाइक सो ऑन। ठीक है भाई, तो इसके ऊपर क्वेश्चन हम लोग करके देखते हैं। लेट देयर बी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x, मान लीजिए कोई डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x है। ठीक है, जो क्या क्या वैल्यूज ले रहा है, x1, x2, x3 एंड सो ऑन, xn वैल्यू ले रहा है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ x जो हम लोगों ने लिख दी, प्रोबेबिलिटी ऑफ xi, इसको इस तरीके से हम लोग डिनोट करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ xi, ये pi आ गया। अब जितने भी उसके आउटकम्स होंगे, जितने भी और रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन, रैंडम वेरिएबल उसको कब बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कब होगा, तो उसके अलग अलग केसेस की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितना हो जाना चाहिए, 1 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, 2, 3, प्रोबेबिलिटी n ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। भाई यहाँ पे रैंडम वेरिएबल आपने डिफाइन करा तो x1, x2, x3, x4 एंड सो ऑन xn डिफाइन कर दिया। इनकी कॉरेस्पॉन्डिंगली प्रोबेबिलिटी मान लीजिए p1, p2, p3
एंड सो ऑन पी एन आपने डिफाइन कर दिया। तो इन सब की इंडिविजुअली प्रोबेबिलिटी का सम जो है ना, प्रोबेबिलिटी का सम जो है वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तभी ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये चीज ध्यान रखना। एनटीए ने जो अभ्यास टेस्ट लॉन्च करे थे, मॉक टेस्ट जो लॉन्च करे, उनमें इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था। ये चीज ध्यान से रखिएगा, ये चीज का ध्यान रखिएगा। पी एक्स आई का मतलब हो जाएगा पी आई इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी फंक्शन। ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। एंड सेट पी एक्स वन, पी एक्स टू, पी एक्स थ्री एंड सो ऑन पी एक्स एन इज नोन एज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसकी मैं बात कर रहा था। ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा ऑफ एक्स। लाइक हम लोग स्टैटिस्टिक्स में क्या देखते थे, फ्रीक्वेंसी देखते थे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता था। वहां पर क्या होता था, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर हमारे को मीन निकालना है तो मीन का मीनिंग क्या हो जाएगा, ये एक्स आई एक्स वन मान लीजिए, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी P1 है। ये x2 मान लीजिए, इसकी प्रोबेबिलिटी P2 है। ये रैंडम वेरिएबल xn है, इसकी प्रोबेबिलिटी Pn है, ठीक है। तो Pi xi कितना आ जाएगा, इनको कॉरेस्पॉन्डिंगली हमने मल्टीप्लाई कर दिया। वही सेम चीज है, सिग्मा एक्स आई एफ आई कहां पे करते थे, स्टैटिस्टिक्स में। यहां पर क्या करना है, सिग्मा एक्स आई पी आई, ठीक है। तो अब अगर को मीन अगर फाइंड आउट करना है तो एफ आई की जगह सिर्फ यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी आई आ जाएगा, सिग्मा पी आई, सिग्मा पी आई, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं जाना चाहिए। ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो सिग्मा पी आई एक्स आई विल बी द मीन। ये क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा। वेरिएंस अगर हम लोग निकालें, वेरिएंस का मीनिंग क्या हो जाएगा, सिग्मा पी आई, वही फ्रीक्वेंसी वहां पर होता था, एक्स आई माइनस मीन। ये एक तरीके से कितना वेरिएशन है, ठीक है, इसका स्क्वायर कर देंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिग्मा पी आई एक्स आई का स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर हमारे को मिल जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पता होगा ही, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। मान लीजिए 2 बैड एग्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 10 गुड, 10 जो अच्छे अंडे हैं उनके बीच में हम लोगों ने क्या कर दिया, 2 खराब अंडे मिक्स हो गए मान लीजिए। अब उसके बाद में 3 एग हमने ड्रॉ किए, ठीक है, साइमल्टेनियसली फ्रॉम द बास्केट, फाइंड मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द नंबर ऑफ, यहां पे किसका निकालना है, ऑफ द नंबर ऑफ बैड एग्स, बेकार अंडों का हमारे को क्या निकालना है, मीन निकालना है, वेरिएंस निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे भाई, पहले यहां पर आपको रैंडम वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये रैंडम वेरिएबल मैंने डिफाइन कर दिया कि x जो रैंडम वेरिएबल है। अब x की वैल्यू क्या हो सकती है, x का मीनिंग क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बैड एग्स। तो ये 0 हो सकता है, इट कैन बी इक्वल्स टू 1, नंबर ऑफ बैड एग कैन बी इक्वल्स टू 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 बैड एग, एक भी खराब अंडा नहीं निकला तो 10 जो अच्छे अंडे हैं उनमें से निकलना चाहिए। तो 10c3/12c3, P1 कितना आ जाएगा, जो 2 खराब अंडे उनमें से एक निकल जाए, 10 जो अच्छे अंडे उनमें से 2 निकालने, एंड सो ऑन, ठीक है। इसी तरीके से P2 आ जाएगा, इनकी कॉरेस्पॉन्डिंगली प्रोबेबिलिटी आ गई, ठीक है। अब हमारे से क्या पूछा है, मेन पूछा है। मेन का मीनिंग क्या हो जाएगा, सिग्मा पी आई एक्स आई, सिग्मा पी आई एक्स आई। तो यहाँ पर 0 एग खराब निकले, इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी, ये हम लोगों ने पहले निकाल ली है सारी चीजें। तो पी आई एक्स आई कॉरेस्पॉन्डिंगली सारी चीजें हो जाएगी पी आई एक्स आई स्क्वायर। तो मीन कितना हो जाएगा, इनका सम क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा। तो 0, 9/22, 2/22, 11/22, यानी कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अगर आपको वेरिएंस निकालना है, इसका फॉर्मूला हम लोगों ने जस्ट डिस्कस किया ही था। तो 13/2 सिग्मा पी आई एक्स आई का स्क्वायर माइनस म्यू का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 15/44। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, सो इट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 15/44। नेक्स्ट हम बात करते हैं बर्नौली ट्रायल्स की। बर्नौली ट्रायल्स से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार एडवांस में आ जाता है, क्योंकि कुछ अलग चीज नहीं है इसमें, बेसिकली बाइनोमियल थ्योरम का यूज हुआ है। इसमें क्या है, बाइनोमियल थ्योरम का यूज हुआ है। मतलब किसी भी इवेंट को या कोई एक्सपेरिमेंट हम लोग कर रहे हैं तो उसका आउटकम जो है ना, कोई इवेंट है, कोई एक्सपेरिमेंट है, उसका आउटकम जो है वो या तो किस में आ रहा है, विन में आ रहा है या लॉस में आ रहा है, 2 ही उसमें चांसेस है, अदरवाइज उसके अलावा कोई चांस नहीं है। सक्सेस फेल्योर भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। तो बर्नौली ट्रायल्स कब अप्लाई हो सकती है ये हम लोग देखते हैं। देयर शुड बी फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स। नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। ट्रायल शुड बी इंडिपेंडेंट, सारी ट्रायल्स इंडिपेंडेंट है, मतलब हर जो ट्रायल है उसका रिजल्ट पिछले वाले ट्रायल से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होगा।
ईच ट्रायल हैज एग्जैक्टली 2 आउटकम्स, जिसके मैं बात करता हूं विन और लॉस, फेल्योर एंड सक्सेस भी इनको बोल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन सेम, सक्सेस की या फेल्योर की जो प्रोबेबिलिटी है हर इवेंट में, हर एक्सपेरिमेंट में सेम रहना चाहिए, हर एक्सपेरिमेंट में सेम रहना चाहिए। ठीक है, अब मान लीजिए एक एक्सपेरिमेंट आपने करा, इसमें n ट्रायल्स हम लोगों ने करे, जो एक सिंपल एक्सपेरिमेंट के एक तरीके से एक्सपेरिमेंट को n बार रिपीट हम लोग कर रहे हैं, एक तरीके से उसके n ट्रायल्स हम लोग कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि आपको बोला गया इफ ईच ट्रायल्स हैव 2 पॉसिबल आउटकम, सक्सेस एंड फेल्योर। अब आपको बोला जाए कि r टाइम्स आपको सक्सेस मिले, तो आप पहले सोचेंगे कि कौन से r टाइम्स मिलना चाहिए भैया, कि कौन से r टाइम, 1 2 3 एंड सो r भी हो सकता है। लाइक अगर मैं यहाँ पर एक कॉइन थ्रो कर रहा हूं, मान लीजिए मैंने कॉइन थ्रो किया, ठीक है, कॉइन थ्रो किया, मैंने कितनी बार थ्रो किया, 8 टाइम्स मैंने थ्रो कर दिया। ठीक है, अब आपको बोला गया कि 5 टाइम्स कॉइन जो है वो हेड शो करना चाहिए, तो अब वो क्या क्या हो सकता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5 इनमें हेड आ जाए, या फिर 1 2 3 4 6 इनमें हेड आ जाए, 5 में हेड नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो 5 बार हेड आए तो हम क्या करेंगे कि हम 8C5 तरीके से, 8C5 तरीके हमारे पास में जो हम सेलेक्ट कर सकें, इतने तरीके से 5 प्लेस सेलेक्ट कर लेंगे एंड वहां पर क्या हो जाएगा, हेड आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/2 की पावर 8 - 5। ठीक है ना भाई, अच्छा यहाँ पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकाले ना हमारे को, तो 8C5 टाइम्स यहाँ पर उतनी बार तो हेड आए, बाकी के टाइम क्या आ जाना चाहिए, टेल आ जाना चाहिए, तो ये चीज हमारे को मिल जाएगी। 8C5 P⁻r Q⁻n-r ये हमारे को मिल जाएगा। लाइक एक डाइस आपने थ्रो किया 6 टाइम, 6 बार आपने डाइस थ्रो किया, गेटिंग अ डबलेट इज कंसिडर्ड एज सक्सेस। डबलेट आने को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सक्सेस बोल रहे हैं। पेयर ऑफ डाइस को हम 6 बार थ्रो कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारे को बोला है कि नंबर ऑफ सक्सेस, नो सक्सेस, एक बार भी अपने को सक्सेस नहीं मिले, तो सक्सेस का मीनिंग क्या हो गया, डबलेट आया मतलब सक्सेस है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 6 डबलेट होते हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, यानी इनमें से कोई भी एक आता है, कोई भी एक डबलेट आता है तो आपको सक्सेस मिलेगी 1/6। ठीक है, अब इनके अलावा और कुछ अगर आता है तो ये 5/6 हो जाएगा, ये फेल्योर की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब आपको बोला गया है कि 6 बार थ्रो कर रहे हैं पेयर ऑफ डाइस को, यानी 6 ट्रायल्स है एंड कहीं पर भी सक्सेस नहीं मिलना चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हमारे को फाइंड आउट करना, नो सक्सेस, कहीं पे भी सक्सेस हमारे को नहीं मिले, यानी सब जगह हमारे को लॉस ही लॉस मिल जाए, या फिर इसको ऐसा भी कर सकते हैं 6C6, 6 बार हमने थ्रो किया, 6 के 6 बार हमारे को हार का मुंह देखना पड़ा, 6C0, इसको भी देख सकते हो, एक बार भी अपने को जीत नहीं मिली, तो ये क्या हो जाएगा 6C0 1/6 की पावर 0 5/6 की पावर 6, तो ये कितना हो जाएगा 5/6 की पावर 6 हो जाएगा। एग्जैक्टली 1 सक्सेस, एग्जैक्टली 1 सक्सेस का मतलब क्या हो जाएगा, 6 में से एग्जैक्टली एक बार हमारे को सक्सेस मिलना चाहिए, 6C1 1/6 पावर 1 5/6 पावर 5, बिल्कुल प्रोबेबिलिटी उसकी तरह बाइनोमियल थ्योरम टाइप का इसमें कंसेप्ट यूज होगा। एटलीस्ट 1 सक्सेस, एटलीस्ट 1 सक्सेस का मतलब क्या हो जाएगा, एटलीस्ट 1 सक्सेस का मतलब हो जाएगा 1 माइनस नो सक्सेस, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो सक्सेस, और इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं 1 सक्सेस 2 सक्सेस 3 सक्सेस 4 सक्सेस 5 सक्सेस 6 सक्सेस। ठीक है ना भाई, नेक्स्ट है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये वापस से वही स्टैटिस्टिक्स की तरह आ जाएगा, उसी की टाइप से। यहाँ पे रैंडम वेरिएबल हम लोग क्या बोल रहे हैं, गेटिंग नंबर ऑफ सक्सेस इन दी एक्सपेरिमेंट, ये रैंडम वेरिएबल यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं, ये रैंडम वेरिएबल यहाँ पर हम लोग डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमने किस तरीके से कर दिया, ये रैंडम वेरिएबल हम लोगों ने इस तरीके से डिफाइन करा, xi का मतलब 0 सक्सेस, x1 का मतलब 1 सक्सेस, 2 का मतलब 2 सक्सेस, यहाँ पर रैंडम वेरिएबल 3 का मतलब 3 सक्सेस, ये r सक्सेस के कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएगा। pi का मतलब हो जाएगा 0 सक्सेस मिले, जस्ट हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था NC0, 0 सक्सेस यानी p की पावर 0 q की पावर n हो जाएगा, एंड सो ये सारे फॉर्मूले यहाँ पर आ जाएंगे। pi xi कॉरेस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करेंगे pi xi का स्क्वायर,
ये हमारे को मिल जाएगा और फिर इसका मीन हम लोग निकालेंगे तो सिग्मा पी आई एक्स आई, यानी बस कुछ भी नहीं है, यहां पे आपको पता होना चाहिए रैंडम वेरिएबल क्या है। रैंडम वेरिएबल इज नंबर ऑफ सक्सेस, रैंडम वेरिएबल क्या हो जाएगा यहाँ पे, नंबर ऑफ सक्सेस हो जाएगा। नेक्स्ट, इनको हम लोग कुछ इजी फॉर्मूले के थ्रू भी याद रखेंगे, मीन ऑफ बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। ठीक है, मीन का मीनिंग हम लोगों ने देखा था, सिग्मा पी आई एक्स आई, ये हम लोगों ने पुट कर दिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ आई सक्सेस का मतलब क्या हो जाएगा, आर सक्सेस का, मतलब इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये चीज आप लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम में देखी थी, एनसीआर को क्या लिख सकते हैं, एन अपॉन आर एन माइनस वन सी आर माइनस वन, ये हमने यहां पर पुट कर दिया, पी पावर आर क्यू पावर एन माइनस आर, ये हो जाएगा। ठीक है, आर से आर कैंसिल हो गया, एन को आप बाहर निकाल लीजिए। ठीक है, और एक पी को बाहर अगर निकालेंगे तो यहां पर आ जाएगा सिग्मा आर इक्वल्स टू 1 to n n माइनस वन सी आर माइनस वन पी की पावर आर माइनस वन क्यू की पावर n माइनस आर। तो ये क्या चीज बन जाएगी भाई, ये क्या चीज बन जाएगी, ये बन जाएगा स्टैंडर्ड बाइनोमियल एक्सपेंशन अपना हो जाएगा। स्टैंडर्ड बाइनोमियल एक्सपेंशन p प्लस क्यू की पावर n माइनस वन का हो जाएगा। p प्लस क्यू की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। p प्लस क्यू सक्सेस प्लस फेल्योर की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 होगी, तो इन दोनों का सम 1 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, np के इक्वल ये आ जाएगा। ये किसके इक्वल आ जाएगा, np के इक्वल आ जाएगा, यानी मीन सीधा सीधा क्या हो जाएगा, मीन विल बी इक्वल्स टू np। मीन डायरेक्टली कितना हो जाएगा, np के इक्वल हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग वेरिएंस अगर फाइंड आउट करेंगे तो वेरिएंस का ये फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था, पी आई की वैल्यू यहां पर पुट करके इसको उसी तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशंस का यूज करके, तो ये किसके इक्वल मिल जाएगा हमारे को, NPQ के इक्वल मिल जाएगा। ये किसके इक्वल मिल जाएगा, NPQ के। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएशन। तो बस 3 चीज आपको याद रखना है, मीन क्या हो जाएगा, NP, वेरिएंस कितना हो जाएगा, NPQ, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, NPQ का स्क्वायर रूट आप लगा दीजिए। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। लाइक ए पेयर ऑफ डाइस थ्रोन 5 टाइम, एक पेयर ऑफ डाइस को 5 बार हमने थ्रो किया, इफ गेटिंग ए डबलेट इज कंसिडर्ड ए सक्सेस। ठीक है, सक्सेस का मतलब हो जाएगा 1/6। ठीक है, एंड लॉस का मतलब हो जाएगा 5/6। अब अपने को पूछा कि मीन कितना होगा, n की वैल्यू कितनी है, 5 है, n की वैल्यू 5 है, तो मीन कितना हो जाएगा, np 5/6। वेरिएंस कितना हो जाएगा, npq 25/36 आ जाएगा। ठीक है, a fair dice is tossed 180 टाइम, यानी n की वैल्यू कितनी हो गई, 180 हो गई। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टाइम द फेस 6 अपीयर, यहां पर क्या बोला, फाइंड एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टाइम द फेस विल अपीयर एंड आल्सो फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आपने से पूछा है कि एक्सपेक्टेड लगभग कितनी बार जो है फेस 6 आएगा, तो मीन निकाल लो, सिंपल सी बात ये है। तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 5/6 हो जाएगा। तो मीन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा NP को मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग एक्सपेक्टेशन बता सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी कुल मिला के बात क्या है बच्चों, ये जो है स्टैटिस्टिक्स की तरह है बिल्कुल, और कुछ डिफरेंट चीज यहां पर नहीं है। सो आई होप कि आप सब लोगों को ये लेक्चर जो है काफी पसंद आया होगा, एंड फटाफट से अपने सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे कैसा लगा आपको। ठीक है, फिर से मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में किसी नए चैप्टर के साथ में, एंड कुछ इंटरेस्टिंग चीजें और हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। आई होप कि आप सब लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, एंड बच्चों तो बस पूरा जोर लगा दीजिए, हम सब लोगों की बेस्ट विशेष आपके साथ में है। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर। अगर आप ऐसा ही ऑसम कंटेंट और देखना चाहते हैं तो ई सरल के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टी से जेई, नीट, क्लास 10th, क्लास 9th की तैयारी करने के लिए ई सरल के ऐप को इंस्टॉल कीजिए। ई सरल है तो सब सरल है।